हेलो एवरीवन, होप आप सब लोगों ने मैथ के ऊपर जो डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में किया था वो अच्छे से समझा हो एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपने ट्राई करके देखे होंगे एंड थियोरेटिकली भी आप लोगों ने एक बार रीड करके देखा होगा। कुछ जो डाउट्स आप लोगों की तरफ से आए थे वो मैंने क्लियर किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ नाउ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। नाउ जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था दैट जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट वाज अ पार्ट ऑफ मैथ। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज पार्ट द सेकंड पार्ट दैट इज बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथ, या आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट इन केस ऑफ इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज। सो इंड एएस क्या होता है इसके ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़ ही चुके हैं कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में। So basically इंड एएस हम सबको पता है इट्स अ न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, और हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वो अब रेगुलर इंडियन स्टैंडर्ड्स से, जो पुराने स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, उससे इंड एएस में कन्वर्ट हुई है। What we are discussing is basically कि जब कंपनी पुराने स्टैंडर्ड्स से इंड एएस पर कन्वर्ट हुई तो उसके हिसाब से बुक प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमारा जो डिस्कशन है वो किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज, जितना हमने कल डिस्कस मतलब हमारे लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था वो हमारा उस पर आके कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी इंड एएस कंप्लायंट नहीं है, मतलब सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है assume that the company is not complying with इंड एएस, देन आप वहां तक ले जाके एडजस्टमेंट रोक दोगे, ठीक है। मतलब वो जो एडलेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट पार्ट में पढ़े थे, उतने एडलेस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर बुक प्रॉफिट। सो इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग इंड एएस देन यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो ऑल दिस। The part which we have already completed in the previous part, that will be the end, and you will be computing the book profit. Accordingly, you will be calculating MAT at the rate 15% on book profit and surcharge and cess, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि सरचार्ज है कि नहीं, ये कैसे पता किया जाता है। Today we are specifically discussing about the Ind AS compliant company. So first thing, keep in mind that what is the question. You should be very clear about the question, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस किस तरीके के एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो अगर कोई कंपनी है जो कि इंड एएस कंप्लायंट है तो कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स देने होंगे। तो पिछले जो हैं वो तो हैं, उसके अलावा हमें और क्या क्या ध्यान रखना है वो हम बात कर रहे हैं। जो एडजस्टमेंट्स एक इंड एएस कंप्लायंट कंपनी को देने हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में बांट दिए गए हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एनुअल एडजस्टमेंट, जिन्हें 115 JB 2A और 2B में समझाया गया है। एनुअल एडजस्टमेंट मतलब ऐसे एडजस्टमेंट्स जो कि आप एक बार हर साल करोगे, बेसिकली एनुअल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो हर साल जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है और चेक करना है कि इनके एडजस्टमेंट्स बुक प्रॉफिट में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो हमें अकॉर्डिंगली इन सेक्शंस के हिसाब से एडजस्टमेंट्स देने हैं कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स मतलब जब आप ट्रांजिशन हुआ होगा आपका, जब आप इंड एएस में ट्रांजिशन करे होंगे, अपने आप कन्वर्ट हुए होंगे, उस समय का जो ट्रांजिशनल अमाउंट है ये कैसे अराइज होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम उनको डिस्कस करेंगे, तब उनका एडजस्टमेंट कैसे देना है। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनुअल एडजस्टमेंट्स जो कि हमें हर साल एडजस्टमेंट्स देने रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पार्ट दिया हुआ है दैट इज 2A में क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, देन ये दोनों एक जैसे हैं। सो जहां जहां पर आपकी कॉमन बात है, कॉमन चीजें हैं, उन्हें मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। ट्राई कि इसी तरीके से या तो आप बुक में मार्क कर लो या आप नोट डाउन कर लो, जैसा भी हो। दिस इज अ वेरी इजी वे टू रिमेम्बर ऑल दिस, मतलब जो कि पूरे सारे एनुअल एडजस्टमेंट्स है वो इतना पढ़ के आपको एग्जामिनेशन में भी प्रॉपर्ली आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू हाईलाइट इज increased by amounts credited to OCI and decreased by amounts debited to OCI. Now we all know, आप लोगों ने इंड एएस के एप्लीकेशंस पढ़े ही हैं। सो OCI में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अगेन अ पार्ट ऑफ P&L, जिसमें आप कोई आइटम्स नोट डाउन करते हो। उसमें एक हेडिंग होती है दैट इज आइटम्स विच विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू P&L। मतलब आपके जो OCI में आइटम्स होते हैं उनमें एक हेडिंग आप ऐसे डालते हो कि ये आइटम्स OCI में आ चुके हैं, दैट इज
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ चुके हैं, अब ये वापस से आपके प्रॉफिट या लॉस में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, रिक्लासिफाई नहीं किए जाएंगे। सो बेसिकली इन लोगों का मतलब इनकम टैक्स का क्या कहना है कि अगर किसी भी साल में, ध्यान से समझना है इस बात को, किसी भी साल में आपने आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई ऐसे आइटम या तो डेबिट करे हैं या तो क्रेडिट करे हैं जो कि अब कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब वो कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं हो पाने वाले हैं, वो कभी भी बुक प्रॉफिट के दायरे में आ पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो रिक्लासिफाई हो जाएंगे तब तो इनकम टैक्स को कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है अभी आपने OCI में डाला है पर आगे पीछे वो रिक्लासिफाई हो जाएगा, P&L में आ जाएगा, तब हम उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। लेकिन अगर आइटम्स ऐसे हैं जो कि कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, मतलब हमेशा वही रहेंगे, OCI में ही पड़े रहेंगे, तो वो क्योंकि कभी P&L में नहीं आएंगे तो कभी भी बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर मैट कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जिस साल आप OCI में डाल रहे हो उसी साल उस पे मैट दे दो। आ रही है बात समझ में? तो OCI में इफ यू हैव एंटर्ड एनी आइटम which is not going to be reclassified, items that will not be reclassified to P&L, that should be included in the profit, in the book profit in the same year in which it is either added, that is either debited or credited to the OCI। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? तो याद करना ही नहीं है, ठीक है, उसका वापस से लॉजिक समझो। आपने कोई आइटम OCI में क्रेडिट किया है, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट किया है, मतलब वो इनकम नेचर का आइटम है, आपने उसको क्रेडिट करके रखा है और वो वापस से कभी भी P&L में नहीं आने वाला है। क्योंकि वो कभी भी P&L में नहीं आने वाला है तो आगे कभी भी डिपार्टमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं ले पाएगा। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है आज टैक्स दो, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का आइटम है इसीलिए इससे प्रॉफिट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो बुक प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड by the items credited to OCI which will not be reclassified to P&L in any future date। आगे कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होने वाला है और क्रेडिट नेचर का आइटम है तो बुक प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। इसी का ऑपोजिट, इफ द आइटम इज डेबिटेड इन OCI, if it is debited in OCI and again it is not going to be reclassified in P&L, so आप कभी भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आप कभी भी उसका डिडक्शन नहीं ले पाओगे आगे चल के। तो डिपार्टमेंट ने बोला इसी साल बेनिफिट ले लो, जिस साल आपने OCI में डेबिट किया है उसी साल बुक प्रॉफिट भी उसी अमाउंट से क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जो इफेक्ट आप OCI में दे रहे हो और वापस P&L में नहीं आने वाला है, अमाउंट विच इज आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड इन OCI which will not be reclassified to P&L will be either added or decreased depending on the fact कि वो OCI में डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअली समझो। हाउएवर अगेन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्ट इस वाले पॉइंट के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कि आप नॉर्मली तो जो ऐसे आइटम्स हैं जो कि कभी रिक्लासिफाई नहीं होने वाले हैं वो आपको इसी साल कंसिडर कर लेने हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन इज रीवैल्यूएशन सरप्लस जो कि असेट्स के ऊपर आया है एज पर किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण, एज पर इंड AS 16 और इंड AS 38 के कारण अगर हुआ है तो वो उस साल बुक प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा, उसको अभी मत इंक्लूड करो, उस साल इंक्लूड किया जाएगा जिस साल ये पर्टिकुलर एसेट रियलाइज होगी या डिस्पोज होगी या रिटायर होगी या सो एनी अदर केस। ठीक है, तो किसी भी केस से जब वो ट्रांसफर हो रही है, जब वो बाहर हो रही है, तब उस साल आप उस अमाउंट को जो कि आज OCI में गया है उस साल बुक प्रॉफिट में इंक्लूड करना है, आज नहीं इंक्लूड करना है। सो फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। Similarly, gains or losses from investments in equity instruments that are designated at fair value through other comprehensive income। ठीक है, किसके हिसाब से आपने इसको अकाउंट फॉर किया है, इंड AS 109। तो ऐसे जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी गेन्स और लॉसेज हैं अगर वो OCI के थ्रू गए हैं और वापस P&L में नहीं आने वाले हैं तो भी आप उनको इस साल, जिस साल वो OCI में गए हैं उस साल बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करोगे। किस साल इंक्लूड करोगे? सेम एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, डिस्पोजल और रिटायरमेंट ऑफ द असेट। तो यहाँ पर जिस असेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस है
उस साल जिस साल वो असेट ट्रांसफर होगी उस साल उसका एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में देना है, या तो बढ़ाना है या कम करना है, डिपेंड करेगा क्या ट्रीटमेंट आपने दिया था ओसीआई में। और सिमिलरली ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में गेन है या लॉस है, जो भी केस होगा, तो जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया हुआ है आप उसका एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में उस साल नहीं दोगे जिस साल आपने ओसीआई में ट्रीटमेंट दिया, उस साल दोगे जिस साल ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रिटायर हो जाएंगे या डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो नॉर्मली कोई भी आइटम जो कि ओसीआई में गया है और वापस पीएनएल में नहीं आने वाला है, उसका ट्रीटमेंट आप उसी साल दे दोगे जिस साल वो ओसीआई में गया, फिर या तो ऐड करना होगा या तो लेस करना होगा, एक्सेप्ट फॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन असेट्स। दूसरा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जो गेन लॉसेस होते हैं इफ दे आर डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो वो दोनों को कब करना है? जब आप असेट को ट्रांसफर करो। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब एक थोड़ी सी दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात किससे रिलेटेड है? इंड AS 10 से रिलेटेड है, अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10। सो क्या कहता है अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10? पहले वो बात कर लेते हैं और फिर समझेंगे कि उसके हिसाब से हमें मैट में क्या एडजस्टमेंट देना होता है। So Appendix A of Ind AS 10 provides that any distribution of non-cash assets to the shareholders in a demerger shall be accounted for at fair value। अगर demerger में कोई भी non-cash assets मतलब अदर देन कैश, अगर आपने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी है शेयर होल्डर्स को इन अ डीमर्जर, तो उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ऐसा किसने बोला है? इंड AS 10 ने बोला है। वापस मैं बात कर रही हूँ, अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10 प्रोवाइड्स that any distribution of non-cash assets to the shareholders in a demerger shall be accounted for at fair value. Difference between the carrying value of the assets and fair value is recorded in the statement of profit and loss. So उन्होंने क्या कहा है कि आप उसको फेयर वैल्यू पर लेके आओगे, उस ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको पीएनएल के थ्रू लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी है? अगर आपने ऐसा कोई भी अमाउंट डेबिट करके रखा है, अब यहाँ ध्यान से समझना, उल्टा है, ठीक है, जो कल हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली अलग चीज थी, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10 के कारण आपने ऐसा कोई अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट्स से रिलेटेड है, मतलब नॉन कैश असेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10 फॉलो करने के कारण मान लो आपने 10 लाख रुपए अपने पीएनएल में डेबिट करके रखे हुए हैं, वो इनकम टैक्स में मैट में अलाउएबल नहीं रहेगा, उल्टा हो रहा है। यहाँ उन्होंने क्या बोला था कि क्योंकि आप आगे बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये आइटम्स कभी भी पीएनएल में क्लासिफाई नहीं होंगे, आज ही आप उसका बेनिफिट ले लो, तो अगर वो वहां डेबिट है तो यहाँ डिक्रीज कर दो, अगर वो वहां क्रेडिट है तो यहाँ ऐड कर दो। इधर देखो क्या लिखा है, इफ सच अमाउंट इज डेबिटेड टू द पीएनएल देन यू विल हैव टू इंक्रीज योर बुक प्रॉफिट। आ रही है बात समझ में? दोनों में अंतर ध्यान से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। तो अगर अपेंडिक्स ए ऑफ इंड AS 10 फॉलो करने के कारण, मतलब ये नॉन कैश एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण आपने कोई अमाउंट आपके पीएनएल में डेबिट करके रखा है, मतलब आपने प्रॉफिट क्या करके रखा होगा? कम करके रखा होगा, है ना? सो कम करके रखा है, तो अब आपको उसको क्या करना है? इंक्रीज, क्योंकि हमको तो उसके ऊपर मैट चाहिए, हम आपको मैट में छूट नहीं देंगे। उल्टा सिमिलरली इसी इंड AS के कारण, इसी अपेंडिक्स के कारण अगर आपने कोई अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट करके रखा हुआ है, क्या बोला? इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो हमको उसके ऊपर इनकम भी नहीं लेनी है। बात एक जैसी होती है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया था, कोई इनकम अगर बाहर करी जाएगी तो उसी से रिलेटेड एक्सपेंस भी बाहर किया जाएगा। याद है, हमने ऐसी बातें करी थी फर्स्ट वाले पार्ट में भी। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट से रिलेटेड कोई इनकम हो रही है आपको, जो पीएनएल में जुड़ी हुई है, तो मैट ने बोला, हम मतलब इनकम टैक्स ने बोला हमको इसके ऊपर मैट नहीं चाहिए। सिमिलरली इसी कारण से अगर कोई खर्चा दिख रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है बेसिकली, तो आपका प्रॉफिट हम कम भी नहीं होने देंगे। तो वी डू नॉट वांट टू गिव एनी एडजस्टमेंट। इन शॉर्ट, इफ इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, रिमूव दैट। इफ इट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, रिमूव। इफ इट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इट। इफ इट इज डेबिटेड, इंक्रीज इट। सो इफ amount is if the amount is debited or credited in the P&L due to the appendix C of Ind AS, that is on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger as per the appendix A of Ind AS 10,
then such amount, if it is debited to the P&L, if it is already debited to the P&L, you need to increase it as no allowability is given in MAT. And if it is credited to the P&L, then you will have to decrease it as they will not charge MAT on that amount. आ रही बात समझ में? चलिए लास्ट पॉइंट, अगेन दिस इज 2B, ये 2A की बात हुई हमारी, अब हम बात कर रहे हैं 2B की। इन डीमर्जर की केस में अब हम रिजल्टिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिजल्टिंग कंपनी के केस में द प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज रिसीव्ड बाय इट, उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, इट आर रिकॉर्डेड एट वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम दैट अपीयर इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर डीमर्जर। डीमर्जर होने से पहले जो कंपनी थी, डीमर्जर का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक कंपनी थी और उसको दो पार्ट्स में भाग दिया गया है ना, सो डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कहा जाता है उसे। तो डीमर्जर होने के पहले तो ये एक ही कंपनी थी, बराबर। सो डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में जो असेट्स होंगी डीमर्जर से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, थोड़ी अपने पास रह जाएंगी और थोड़ी किसको चली जाएंगी, रिजल्टिंग कंपनी को चली जाएंगी। तो उनका ऐसा कहना है कि जो वैल्यू है रिजल्टिंग कंपनी की, जो वैल्यू है वो अगर आपके रिजल्टिंग कंपनी की जो बुक्स में वैल्यू है वो वैल्यू और उन्हीं असेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू थी बुक्स में, मतलब डीमर्जर के पहले डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू थी वो, सपोज वो असेट्स डीमर्जर में मतलब डीमर्ज्ड कंपनी में पहले बिफोर डीमर्जर 10 लाख की आ रही थी और आफ्टर डीमर्जर उसमें से जो पार्ट रिजल्टिंग को गया, मतलब वो जो 10 लाख की असेट्स है वो रिजल्टिंग को चली गई और उसने उसको 12 लाख के हिसाब से अकाउंट किया हुआ है। सो व्हाट आर द सेइंग दैट ये जो डिफरेंस आ रहा है, अब वापस से रीड करते हैं। द रिजल्टिंग कंपनी द प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज रिसीव्ड बाय इट आर रिकॉर्डेड एट वैल्यूज डिफरेंट, किससे अलग, फ्रॉम दैट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर। डीमर्जर से पहले हमारी बुक्स में उसकी जो वैल्यू थी और जब हमारा डीमर्जर हुआ और वो असेट रिजल्टिंग के पास गई तो उसने जिस पे रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड जिस वैल्यू पर किया है, इसका जो भी चेंज है, एनी चेंज इन सच वैल्यू शैल बी इग्नोर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। एनी चेंज विल बी इंक्लूड, तो बढ़ रहा है तो भी इग्नोर करो, कम हो रहा है तो भी इग्नोर करो। आई बात समझ में? सो एट द टाइम ऑफ डीमर्जर यू गेट split into two companies basically. So the assets are also split. Some assets are with the original company and some are passed on to the demerged company. अगर demerged company उसे दूसरी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रही है और ओरिजिनली जब वो assets हमारे पास थी, डीमर्जर से पहले उनकी जो वैल्यू थी वो अलग थी और बात की अलग थी, तो यहाँ पर जो चेंज है ये चेंज उस कंपनी के बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इग्नोर किया जाएगा। जो डीमर्ज्ड कंपनी है उसके बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इस चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। इट शैल बी इग्नोर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। आप चाहो तो यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं, बुक प्रॉफिट ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। आ रही है बात समझ में? चलिए, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर द एनुअल एडजस्टमेंट्स। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी मूव ऑन टू द ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स। चलिए, सो वी डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, दैट इज द एनुअल एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हमने बात करी कि उन आइटम्स को एडजस्ट किया जाएगा जो कि OCI में क्रेडिट या डेबिट हो चुके हैं एंड आर ऑफ द कैटेगरी which will never be reclassified to P&L. However, कुछ exceptions थे, that is revaluation surplus of assets and दूसरा क्या था, gains or losses from investments in equity instruments designated at fair value through OCI. इन दोनों केसेस में आप कब एडजस्टमेंट्स दोगे? उस साल नहीं दोगे जिस साल ये OCI में आए हैं, उस साल देंगे जिस साल ये असेट या इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्पोज या ट्रांसफर या रियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स इन केस ऑफ डीमर्जर, जिसके ट्रीटमेंट एज पर अपेंडिक्स ए दिया गया है ऑफ इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस 10। तो इंडियस 10 अपेंडिक्स ए के हिसाब से अगर आपने ट्रीटमेंट दिया है और P&L में डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है इस केस में, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे। सो हमने बात करी थी अपेंडिक्स ए के बारे में। क्या होता है अपेंडिक्स ए कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो it should be accounted at fair value and the difference between the carrying value and the fair value is recorded in the statement of P&L. Correspondingly, the reserves are debited at fair value to record the distribution as deemed dividend
As there is a corresponding adjustment in retained earnings, this difference arising on demerger shall be excluded from the book profits. तो क्योंकि उतना ही अमाउंट retained earnings से भी एडजस्ट हो जाता है, बुक प्रॉफिट से इसे क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर। तो वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमें बुक प्रॉफिट से हटाना है, ठीक है। अब इसको याद मत रखो, याद रखने की कोशिश मत करो कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, लॉजिकली रखो। ये समझो कि इस पे हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है, इसका मैट में एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। सो रिटेन अर्निंग से भी करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आ चुका है। सो सच अमाउंट इज नॉट टू बी एडजस्टेड इन मैट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, इट शुड बी एक्सक्लूडेड। तो अगर P&L में जुड़ा हुआ है आप हटा देंगे, अगर हटा मतलब माइनस हो चुका है तो आप प्लस कर देंगे। लास्टली रिजल्टिंग कंपनी के बारे में था कि अगर कोई चेंज है वैल्यूज में और वो है तो मतलब वो कंसिडर किया हुआ है तो बुक प्रॉफिट में उस वाले ट्रांजेक्शन को जो है वो इग्नोर किया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे, मैट ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन मतलब हमारे जो ट्रांजिशनल अमाउंट्स आएंगे। सो ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट क्या क्या रहेंगे दैट वी आर डिस्कसिंग, ये दिया है 100JP2C में। सो 2A 2B हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं 2C। तो जब कोई भी कंपनी कॉन्वर्जेंस करती है मतलब आपका जो पुराने वाले स्टैंडर्ड्स हैं उससे इंड एस में कन्वर्ट होती है तो इट हैज टू रीस्टेट इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो उनको इंड एस के हिसाब से पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जो भी एडजस्टमेंट्स आए हैं उनका आपको मैट के लिए क्या इफेक्ट देना है वो हम पढ़ रहे हैं। तो बुक प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस, अब क्या डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस है, क्या ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस है, वो सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। सो क्या बोला है, देखो बुक प्रॉफिट ऑफ ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस, जिस साल कॉन्वर्जेंस हुआ है, एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 ईयर्स, मतलब टोटल कितने साल हो गए, 5 साल। ये फर्स्ट ईयर जिस साल कॉन्वर्जेंस हुआ है और आगे आने वाले 4 प्रीवियस ईयर्स, तो 4 प्रीवियस ईयर्स लिख लो, 4 प्रीवियस ईयर्स शैल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज कब होगा डिक्रीज कब होगा बात करेंगे अभी, बाय 1/5 ऑफ द ट्रांजिशनल अमाउंट। तो जितना भी आपका ट्रांजिशनल अमाउंट आ रहा है, व्हाट इज ट्रांजिशनल अमाउंट वो भी हमको समझना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि जिस साल कॉन्वर्जेंस हुआ है, जब अगर कोई कंपनी कॉन्वर्जेंस में आई है और इंड एस कंप्लायंट हो चुकी है तो एनुअल एडजस्टमेंट तो देने ही रहेंगे, वो तो हर साल देने रहेंगे। ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स कब तक देने रहेंगे, 5 साल तक। तो 5 साल हो गए अगर आपको इंड एस में कन्वर्ट होके तो फिर ये वाला एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जो आपका ट्रांजिशनल अमाउंट है उसका 1/5 बिगिनिंग विद द ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस, ठीक है, अगले साल से नहीं, जिस साल कॉन्वर्जेंस हुआ है उसी साल से शुरू हो जाएगा। अब ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस इज द ईयर, प्रीवियस ईयर इन विच द डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस फॉल्स, जिस साल कॉन्वर्जेंस की डेट फॉल हो रही है जिस प्रीवियस ईयर में, वो ही आपका ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द न्यू डेफिनेशन और द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस। सो डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस इज फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड, जो आपका पहला रिपोर्टिंग पीरियड है जिसमें आप इंड एस के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो आपका पहला साल है, जिस साल आप इंड एस के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हो उसका जो पहला दिन रहेगा, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड एज पर इंड एस 101, इसे क्या कहा जाएगा, डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस। और जिस साल में ये डेट आएगी वो होगा ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस। गेटिंग द पॉइंट। अब आ जाते हैं आगे ट्रांजिशन अमाउंट के ऊपर। सो ट्रांजिशन अमाउंट विल बी अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी, जो भी अमाउंट एडजस्टेड अमाउंट हुआ है अदर इक्विटी में, जितना भी अमाउंट एडजस्ट हुआ है ड्यू टू दिस ट्रांजिशन एंड ऑल, जितना भी अमाउंट एडजस्ट करना पड़ा है हमको अदर इक्विटी में, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो क्वेश्चन में अगर आपको ट्रांजिशन अमाउंट दे रखा है और उसमें सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व और एसपीआर अगर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। उसको ट्रांजिशन अमाउंट में मैट पर्पसेस के लिए इंक्लूड नहीं करना है। तो अभी तक हमने क्या समझा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन अमाउंट की। तो जो डेट ऑफ कॉन्वर्जेंस के कारण मतलब ईयर ऑफ कॉन्वर्जेंस में जो भी आपका अमाउंट है वो आपको 1/5 करके डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। नाउ we discussed what is the meaning of year of convergence, date of convergence। अब हमको बात करनी है what is the transition amount। so transition amount, सबसे पहली चीज हमने बात करी अमाउंट जो भी एडजस्ट हुए हैं इन अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑन कॉन्वर्जेंस डेट बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ऑन कॉन्वर्जेंस डेट, कॉन्वर्जेंस डेट पर ये जो भी आपके एडजस्ट हुए हैं वो, बट
नॉट इंक्लूडिंग, क्या नहीं इंक्लूड करना है? पहला, अमाउंट एडजस्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन कन्वर्जेंस डेट विच विल बी रीक्लासिफाइड टू P&L। अगर कोई ऐसा अमाउंट ट्रांजिशन के कारण OCI में गया है, कन्वर्जेंस डेट पर OCI में गया है, जो कि आगे P&L में रिक्लासिफाई हो जाएगा, उसका एडजस्टमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है ट्रांजिशन अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे P&L में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो बुक प्रॉफिट में आ जाएगा जब ट्रांसफर होगा, जब ट्रांजिशन होगा तब। रिवैल्यूएशन सरप्लस, वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी एनुअल एडजस्टमेंट में, कि इन डेज 16 और 38 के कारण अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है एडजस्टेड ऑन कन्वर्जेंस डे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। 1/5 वाले अमाउंट में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना ये चीज, बहुत बार क्वेश्चंस में ये सब चीजें आपको अमाउंट्स में जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको हटानी है, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज है वापस, जो दो वहां के एक्सक्लूजन्स थे वही है यहाँ पर भी। गेन्स और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन डेज 109 के हिसाब से अगर आपने अकाउंटिंग करी है और एडजस्टमेंट आया है कन्वर्जेंस डेट पर, इस कारण से अगेन उसे ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड नहीं करना है। क्या नहीं इंक्लूड करना है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स इन आइटम्स ऑफ PPE एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट। अगर पैराग्राफ D15 के कारण, इंड एस 101 के पैराग्राफ D15 के कारण कोई इंटेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, PPE मतलब क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना, हम जानते हैं। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स है, अगर वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है और उसी को डीम्ड कॉस्ट मान लिया गया है, तो इसके कारण, इस वैल्यूएशन के कारण अगर कोई एडजस्टमेंट आया है कन्वर्जेंस डेट पे, अगेन उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली काफी कुछ इससे मिलता जुलता पॉइंट है, ये PPE और इंटेंजिबल एसेट का पॉइंट है, अगला इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट, अगेन इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ D15 ऑफ इंड एस 101। ये सेम है, इसी पैराग्राफ के कारण अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को भी रिवैल्यू किया है और उसके कारण कोई एडजस्टमेंट आ रहा है ऑन कन्वर्जेंस डेट, नॉट टू बी इंक्लूडेड। लास्टली, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस एज पर पैरा D13 ऑफ इंड एस 101 ऑन कन्वर्जेंस डेट। तो ये हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और इंड एस में पढ़ चुके हैं कि फॉरेन ऑपरेशंस के ऊपर जो ट्रांसलेशन डिफरेंसेस होते हैं, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, है ना। आप ट्रांसलेशंस करते हो, वहां के और यहाँ के रेट्स के हिसाब से जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो एडजस्टमेंट है, अगर वो आ रहा है, ये सारी चीजें आप आपके उसमें ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाट इज ईयर ऑफ कन्वर्जेंस, व्हाट इज डेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये ध्यान से रखना है, ध्यान समझना है इस चीज को हमको। नेक्स्ट, आप ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, क्या इंक्लूड नहीं करोगे। तो क्या है ट्रांजिशन अमाउंट? जो अमाउंट अदर इक्विटी में एडजस्ट हुआ है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड SPR एंड एक्सक्लूडिंग दीज 6 आइटम्स। कौन से 6 आइटम्स? बहुत इजी है। सबसे पहला, ऐसे आइटम्स जो कि कभी ना कभी बाद में P&L में क्लासिफाई हो जाएंगे, तो अभी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे, वो दोनों जो पहले भी हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड असेट्स और आपका गेन लॉसेस एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि आपने डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर चुके हो इंड एस 1109 में, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स नीचे के दो अगेन रिलेटेड है। पैराग्राफ D15 ऑफ 101, इंड एस 101 का पैराग्राफ D15, अगर उसके हिसाब से आपने असेट्स मतलब PPE या इंटेंजिबल, PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल दोनों में से किसी को भी फेयर वैल्यू पे लेकर आए हो, उसे डीम्ड कॉस्ट मान रहे हो, तो उसका जो भी अमाउंट है वो, और अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, उसे फेयर वैल्यू पे लेके आए हो और उसको डीम्ड कॉस्ट मान रहे हो, इसके कारण जो एडजस्टमेंट आया है उसे भी नहीं इंक्लूड करना है। लास्ट, फॉरेन ऑपरेशन का जो क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है, अगर उसको भी यहाँ पर मतलब अराइज हो रहा है, अगर वो हमारे कन्वर्जेंस के केस में, तो वो भी ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी डीलिंग विद द ट्रांजिशनल अमाउंट। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देती हूँ, दैट व्हाट इज द ईयर ऑफ कन्वर्जेंस, उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। सो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर ऑफ अडॉप्शन होता है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंड एस, companies would prepare Ind AS financial statements for reporting year with a comparative financial statement। हम लोगों को पता है कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली कंपनी लॉ मतलब आपके FR में पढ़ चुके होंगे, बट 2 सालों का आप प्रिपेयर करते हो, है ना, बैलेंस शीट्स। सो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। इंड AS 101 ये कहता है
that a company would make all Ind AS adjustments on the opening date of the comparative financial year, entity is also required to present an equity reconciliation between previous Indian GAAP, that is generally accepted accounting principles, and Ind AS amounts both on the opening or date of the preceding year as well as the closing date. तो आपको आपके जो बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं रीस्टेट करने पड़ जाएंगे ताकि कंपैरेटिव आप दे पाओ. सो फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एंड फॉर एडजस्टमेंट्स, अमाउंट एडजस्टेड ऑन ओपनिंग डेट ऑफ द फर्स्ट ईयर शैल बी कंसिडर्ड. एग्जाम्पल समझे अगर हम, तो सपोज कंपनीज जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 से इंड एस अडॉप्ट किया, तो 16-17 से तो वो लोग इंड एस फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी जो पुरानी बैलेंस शीट थी, मतलब 15-16 की जो बैलेंस शीट थी, वो भी उनको रीस्टेट करनी पड़ेगी. सो इन सच केस द फर्स्ट टाइम अडॉप्शन एडजस्टमेंट्स as of 31st March 16 shall be considered for computation of MAT liability for previous year 16-17. तो कौन से साल हो गए हमारे 16-17 से हमारे जो कॉन्वर्जेंस ईयर्स है वो शुरू हो जाएंगे. तो क्या बोला मैंने कि आपको 1 साल के पहले के भी रीस्टेट करने पड़ते हैं ताकि आप कंपैरेटिव प्रॉपर्ली बता सको. सो 1 अप्रैल 2016 से अगर आप फॉर एग्जांपल अडॉप्ट कर रहे हो तो 16-17 तो आप पूरा का पूरा इंड एस के हिसाब से बताओगे ही सही, लेकिन जो 31 मार्च 16 के वैल्यूज रहेंगे वो भी आप उसके कारण भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आएगा इंड एस में कन्वर्ट होने के कारण, तो वो एडजस्टमेंट्स को भी कंसिडर हमें करना रहेगा. सो हमारे ईयर ऑफ कन्वर्जेंस शुरू कहां से होंगे 16-17 से, एंड 4 फॉलोइंग तो 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21. फॉर एग्जांपल अगर हम 1 अप्रैल 16 पकड़ते हैं तो सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ट्रांजिशनल अमाउंट. इतना आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन हम इनके एक पॉइंट्स को कंसिडर करते चलेंगे कि अगर ये ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं आएंगे तो ये आएंगे कहाँ, मतलब ये कहाँ जाएंगे और ये कैसे बुक प्रॉफिट में एडजस्ट हो पाएंगे. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट अस डिस्कस कि अगर ये ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे. पहला वाला मैंने ऑलरेडी बताया है आपको दैट क्योंकि आगे पीछे पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएंगे तो आप इन्हें कब कंसिडर करोगे, जब ये पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बुक प्रॉफिट में आ जाएगा. अगेन इन दोनों के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं. सेम ट्रीटमेंट है जो हमने एनुअल एडजस्टमेंट के लिए बात करी थी, वही यहाँ पर भी ट्रीटमेंट है कि यहाँ से भी उसको बाहर कर दिया गया है. मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस और ये इन्वेस्टमेंट के जो गेन्स हैं इनका ट्रीटमेंट कॉमन रहेगा. दैट जब ये इन्वेस्टमेंट्स या ये जो असेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगी या डिस्पोज होंगी या रिटायर होंगी, जो भी होगा उस समय पर ही उसी साल उन्हें एडजस्ट करना है. तो एनुअल एडजस्टमेंट से भी हमने यही बोल के बाहर किया था, ट्रांजिशन से भी हमने यही बोल के बाहर किया है. इसके साथ साथ अगर कोई री मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैं और या कोई भी अदर आइटम है तो अगेन इन्हें उसी साल बुक प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा. इट विल बी इंक्लूडेड इन बुक प्रॉफिट्स एवरी ईयर एज द रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस अराइज. सो या कोई भी अगर अदर आइटम है इट विल बी इंक्लूडेड इन बुक प्रॉफिट्स एवरी ईयर एज द गेन एंड लॉसेस अराइज. सो ये हमने बात करी कि कब इन्हें इंक्लूड करना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स इन आइटम्स ऑफ पीपी, ये वाला अगेन इसमें भी हमें रिवैल्यूएशन से थोड़ा सा रिलेट करके चलना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या बात करी गई है पहले समझ लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू को अगर डीम्ड कॉस्ट माना गया है, एन एंटिटी मे यूज फेयर वैल्यू इन इट्स ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट, उसे माना जा सकता है. एक्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट जो है 115 जेबी वाले, मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर कभी भी आपकी एसेट्स का कोई रिवैल्यूएशन हुआ है, एनी इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ सच रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. याद करो जो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज को बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है. Further, adjustments in retained earnings on first time adoption with respect to items of PPE shall be ignored for computation of book profit. अगर first time adoption के कारण भी कोई adjustments हुए हैं उन्हें भी ignore किया जाएगा. Depreciation shall be computed ignoring the amount of such retained adjustments. retained earning पे जो भी adjustment हुआ है उसे ignore करके ही आपको depreciation compute करना है. Similarly, gain loss on realization of such assets shall be computed ignoring the aforesaid adjustment. तो हम अगेन इसे थोड़ा सा पुराने वाले पार्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसे इग्नोर
किया जाएगा। बुक प्रॉफिट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देना है हमें, वेदर इट इज फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस और फॉर द रिटेन्ड अर्निंग्स पर्पसेस, आप उसे इग्नोर करने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर्स और उसमें आपने फेयर वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट माना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इन सच केसेस retained earning adjustment shall be included in the book profit at the time of realization of such investment। क्या बोला उन्होंने कि ऐसे केस में आप कब इंक्लूड करोगे इस अमाउंट को, जब आप उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करोगे, ठीक है, जब आप उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करोगे तब उस एडजस्टमेंट को, जो एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग में हुआ है, उसे आप बुक प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे। लास्टली फॉरेन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन फॉरेन ऑपरेशन जो है, तो अगेन यहाँ पर इंड एएस ने कुछ चॉइसेस दिए हुए हैं। क्या चॉइस दिया है, एंटिटी में इलेक्ट अ चॉइस whereby the cumulative translation differences for all foreign operations are deemed to be zero at the transaction date. Further, the gain or loss on a subsequent disposal shall exclude the translation differences that arose between the date of transition to Ind AS and shall include only the translation differences after the date of transition. In such cases, to ensure that such cumulative differences on the date of transition which have been transferred to retained earnings are taken into account, these shall be included in the book profits at the time of disposal of foreign operations। सिंपल, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम इसको। देखो क्या बोला है उन्होंने कि ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो ये जो डिफरेंसेस है इन्हें जीरो कर दो, मतलब आपके जिस दिन आप ट्रांजिशन कर रहे हो उस दिन आप इन्हें जीरो कर दो और फिर से नए सिरे से शुरुआत करो, और फिर जब डिस्पोज होगा तब इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि जब ये आगे चल के जाए और डिस्पोज हो, जब ये डिस्पोज हो तब ये वाले डिफरेंसेस भी उसमें एडजस्ट हो जाए। क्या बोला उन्होंने लास्ट में, दैट इन सच केसेस टू इंश्योर दैट सच डिफरेंसेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन व्हिच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसे डिफरेंसेस जो कि ट्रांजिशन की डेट पर हम लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिए होंगे क्योंकि हम उसे आगे नहीं ले जाना चाहते थे, these are taken into account, these shall be included in the book profits at the time of disposal। कब इंक्लूड करना है, डिस्पोजल के वक्त इंक्लूड करना है। सो काफी हद तक सेम ट्रीटमेंट है, ये तो जब होना होगा तब हो जाएगा। ये वापस वैसा ही है, डिस्पोजल, यहाँ आपका रियलाइजेशन, इसमें भी वही चीज है। इसमें उन्होंने बोला है अलग से थोड़ा सा रिवैल्यूएशन को उन्होंने थोड़ा सा पिछले वाले मतलब पार्ट से कनेक्ट करके बताया है कि कब इंक्लूड करना है, कब इग्नोर करना है, वो सब चीजें हमने बात करी कि रिटेन्ड अर्निंग्स का जो एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है, उसको कैसे इग्नोर, कब आप बुक प्रॉफिट में क्या ट्रीटमेंट दोगे, यहाँ पर फिर से जब डिस्पोजल होगा एंड यहाँ पर भी जब डिस्पोजल होगा। सो काफी हद तक सिमिलर चीजें हैं, हम लोगों को समझने में इजी रहेगा। सो दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच विल बी गिवन ऑन इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज। अगर आप इंड एएस कंप्लायंट कंपनी का मैट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, now let us discuss some general points related to MAT कि अगर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है, आपको क्या क्या और पॉइंट्स कवर अप करने हैं, क्या क्या और पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट इज कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड दैट इज ITR, आप ITR भी लिख सकते हो, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड रिपोर्ट फ्रॉम CA, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगेगी on or before the due date that is specified under section 44AB। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, that you are it is compulsorily required that you have to file a return of income and furnish a report from a chartered accountant that should certify that the book profit is computed as per this section। कब तक सबमिट करनी है, ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 44AB। 44AB में जो ड्यू डेट बोली गई है, क्या बोली गई है, दैट इज 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो हमारी ड्यू डेट है उससे 1 month पहले ये हमारी ड्यू डेट बताई गई है फॉर फर्निशिंग रिपोर्ट। एंड इसके अलावा या फिर और इन रिस्पॉन्स टू 142(1) नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) सर्व किया है अगर आपके ऊपर, तो उसके रिस्पॉन्स में। सो इन केस विचएवर जो केस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, एज पर दैट केस यू हैव टू फाइल द रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। योर लॉसेस विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। सो आपके कोई लॉसेस हैं अगर, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इट इज। जो दूसरे प्रोविजंस इनकम टैक्स के वो अप्लाई होंगे।
This provisions will not be applicable, मतलब MAT will not be applicable on first income to any company, जो कोई इनकम अगर किसी कंपनी को अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर सेक्शन 105B में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम के बारे में बात करी गई है, अगर किसी कंपनी को वो इनकम अराइज हो रही है उस पर MAT नहीं देना है, या फिर अगर कोई कंपनी है जैसे 115BA BAB, अगेन हम लोग इन सेक्शंस के बारे में भी जानते हैं, BAA BAB अगर आपने ऑप्ट करके रखा हुआ है तो आपके ऊपर MAT की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। सो वो अगेन दैट इन दैट केस यू आर नॉट सपोज्ड टू बी कवर्ड अंडर MAT। नाउ देयर आर सम स्पेसिफिक फॉरेन कंपनीज जिन्हें बाहर किया गया है। दो कंडीशंस हैं यहाँ पर कि कब आप मतलब आपको MAT एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, और उसके लिए आपको क्या एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग, डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का DTAA या कोई टैक्स अग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है तो अलग कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, अगर नहीं है तो अलग कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही MAT एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप MAT से बाहर हो जाओगे, अदरवाइज यू विल बी इंक्लूडेड इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सो फर्स्ट DTAA एग्जिस्ट, DTAA या जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी एक स्पेसिफाइड आपका टैक्स अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है अगर उस कंट्री के साथ या उस स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी, the company which we are talking about, that foreign company should not have a permanent establishment in India। अगर DTAA है और permanent establishment भी है तो फिर आपको MAT से वो नहीं मिलेगा। So it should not have a permanent establishment in India in accordance with the provisions of such agreement। Next, अगर ऐसा कोई agreement नहीं है, that is DTAA does not exist, it is not required to seek registration under any law for that is related to companies। companies से related जो भी law उस particular time में हमारे applicability है, उस किसी भी लॉ के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तो आप DTAA से आप MAT से बाहर हो जाते हो इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी। दिस आर एप्लीकेबल ओनली ऑन अ foreign company। These conditions will be applicable as a retrospective effect with effect from 1st of April 2001। Similarly, 1st of April 2001 से ही retrospectively एक और effect दिया गया है। So, explanation 4A has been inserted with retrospective effect from 1st of April 2001। क्या बोला गया है? That MAT provisions will not be applicable to assessee being a foreign company where its total income comprises solely of profits and gains from business referred to in section 44B, BB, BBA or BBB and such income has been offered to tax at presumptive rates। तो अगर कोई assessee है जो कि फॉरेन कंपनी है, एक assessee है जो कि फॉरेन कंपनी है और उसकी जो टोटल इनकम है वो सिर्फ solely इन्हीं सेक्शंस से रिलेटेड है, that is 44B, 44BB, 44BBA और 44BBB। और इन सेक्शंस में जो प्रिजम्पटिव रेट्स हैं, सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं, इन सेक्शंस में जो प्रिजम्पटिव रेट्स हैं उसके हिसाब से टैक्स को ऑफर किया गया है अगर, तो भी MAT से बाहर हो जाएंगे। सो अगेन ये दोनों चीजें हैं और ये दोनों ही 1st of April 2001 से अप्लाई होंगी। लास्टली, अगर कोई कंपनी है तो उसके कंसेशनल रेट का भी एक क्लॉज है। क्या बोला गया है? In case of a company that is a unit located in IFSC, that is International Financial Services Center, और इनकम जो है वो solely convertible foreign exchange में derive हो रही है, it is deriving income solely in convertible foreign exchange, then उसके ऊपर 15 की जगह 9% का रेट MAT के लिए applicable रहेगा। So these are some general provisions which are to be kept in mind, ठीक है। So normally जो questions आते हैं practically वो तो हमारे book profit computation वाले ही होते हैं, बट हाँ हमें अलग से नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्पेसिफिकली MCQs वगैरह हैं अगर तो फिर पूछ ही सकते हैं। सो मार्क दीज पॉइंट्स एज वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज MAT क्रेडिट। So now the last part, that is credit of MAT paid, that is minimum alternate tax। So याद करें, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी का जो आप टैक्स कैलकुलेट करते हो वो आपको दो प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज एज पर द रेगुलर प्रोविजंस एंड एज पर द MAT प्रोविजंस। अगर आपके ऊपर MAT के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आ रही है ना, MAT क्रेडिट बहुत ही बेसिक और इजी सा कॉन्सेप्ट है बट कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, सो हम बहुत इजीली समझेंगे। MAT क्रेडिट बेसिकली क्या है कि सपोज अगर आप किसी साल का, से फॉर एग्जांपल 18-19 का
आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, एज पर आपका रेगुलर प्रोविजंस टैक्स आ रहा है 60,000 और एज पर मैट प्रोविजंस आपका टैक्स आ रहा है से फॉर एग्जांपल 1 लाख। ठीक है, फाइनल हमने बात करी कि रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से हमारा टैक्स कितना आ रहा है, मैट के हिसाब से। मैट क्रेडिट का मैकेनिज्म समझना है। अब आपका जो मैट है आप पे कर रहे हो, क्योंकि हमने बात करी थी, याद होगा आपको, मिनिमम ऑर्डिनरी टैक्स में शुरुआती वहां से करवाई थी आपकी। सो क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट है तो आपको 1 लाख तो पे करना ही पड़ेगा। रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 60। तो जो असेसी वो बोल रहे हैं कि सर ये तो गलत है, हमने आप ही के दिए हुए बेनिफिट्स लिए, आप ही के दिए हुए रिबेट लिए, आपके दिए हुए एग्जेम्पशन लिए, और अब आपने एक नया टैक्सेशन सिस्टम शुरू कर दिया और हमारी टैक्स की इनकम जो है वो बढ़ा दी और हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको मैट का क्रेडिट दे देते हैं। कितना क्रेडिट मिल रहा है आपको? एक्सेस ऑफ मैट ओवर योर रेगुलर टैक्सेशन अमाउंट, मतलब रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से जो आपका टैक्स है और जो एक्चुअली आप मैट पे कर रहे हो, इनका जो डिफरेंस है ये आपको एज अ क्रेडिट अलाउेबल रहेगा। ठीक है, कितने साल तक? 15 साल तक। इसे आप 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको इसे सेट ऑफ करने की चांस कब मिलेगी? नाउ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ये मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैट क्रेडिट विल बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच योर लायबिलिटी एज पर रेगुलर tax provisions, your liability as per regular tax provisions exceeds your MAT liability। तो सपोज अगर नेक्स्ट ईयर ही बात कर ले हम कि नेक्स्ट ईयर ही हमारी मैट की लायबिलिटी हो जाती है 80,000 और हमारे रेगुलर इनकम की, मतलब जो हमारे रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से आ रहा है वो आ जाता है से फॉर एग्जांपल 1,20,000। चलो डोंट टेक एग्जैक्ट अमाउंट, हम ले लेते हैं 90,000। ठीक है, तो हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस साल? मतलब मैट हमारा 80,000, रेगुलर टैक्स 90, तो हमें पे कितना करना है? 90। लेकिन अगर हमारे पास अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट है तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। अगेन कम से कम 80 तो भरना ही पड़ेगा। तो इसे इस कॉन्सेप्ट से याद रखो कि मैट का नाम ही मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैट क्रेडिट को नॉर्मल टीडीएस जैसे एडजस्ट कर देते हैं। तो 90,000 का टैक्स आ रहा है, पूरा का पूरा 40,000 हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 50 पेबल। नो, दिस इज नॉट टीडीएस, ये आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है जो आपकी टैक्स में से पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। ये आपका मैट क्रेडिट है। तो ये पहली चीज तो उसी साल एडजस्ट करने का आपको राइट है जिस साल आपका रेगुलर टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से जो टैक्स है वो मैट से ज्यादा है, और उसमें भी टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स द मैट अमाउंट, क्योंकि मिनिमम अमाउंट तो उतना पे करना ही पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया नाम में मिनिमम डाला क्यों है कि कम से कम 80 तो तुमको देना ही है, 10,000 के लिए आप पुराना क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? सो पहली चीज तो यूटिलाइज किस साल होगा? जिस साल रेगुलर टैक्स प्रोविजन अमाउंट इज मोर देन मैट। एंड दूसरी चीज, कितने हद तक कितना यूटिलाइज कर सकते हो? पूरा 40,000 नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, कितना यूटिलाइज कर पाओगे? इसके डिफरेंस जितना। अगर हो जाता है उतने टाइम पीरियड में 15 साल में तो ठीक, नहीं तो अमाउंट जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। अगर सपोज आगे पीछे कोई ऑर्डर आता है आपके ऊपर और आपका टैक्स अमाउंट बढ़ता है या कम होता है तो अकॉर्डिंगली आपका क्रेडिट भी चेंज हो जाएगा। मतलब कोई असेसमेंट ऑर्डर या कुछ ऐसा पास हो जाता है आपका और उसके कारण आपका अमाउंट बढ़ता है या कम होता है तो वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तो अगेन क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि एलएलपी मैट के अंदर आएगी नहीं, मैट सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। तो एलएलपी में अगर आप कन्वर्ट हो गए तो आपको क्रेडिट का कोई तात्पर्य नहीं है, दैट विल बी लैप्स्ड, दैट यू कैन नॉट यूटिलाइज। अगर सपोज आपका फॉरेन वो वाला केस आता है, मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट का केस आता है, तो the amount of tax credit in respect of MAT shall not be allowed to be carried forward to the extent such credit relates to the difference between amount of foreign tax credit allowed against MAT and foreign tax credit allowable against tax computed under the regular provisions of the Act। तो आपको अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, मतलब जैसे सपोज सेक्शन 90 या 91 के कारण जो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट कुछ अमाउंट तक आप मतलब उसके कारण आप मैट क्रेडिट आगे नहीं ले जा सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कितना बोला उन्होंने कि
आपको रेगुलर टैक्स प्रोविजंस के अगेंस्ट मिलता और कितना आपको मैट के अगेंस्ट मिला। तो अगर आपको ज्यादा फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल गया है, रेगुलर टैक्स और मैट के केस में अगर कुछ डिफरेंस आया है, तो उतने एक्सटेंट का मैट क्रेडिट आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो सपोज आपका मैट क्रेडिट आ रहा था, से फॉर एग्जांपल आपका मैट क्रेडिट आ रहा था 40,000 रुपए का, और आपको जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर आप रेगुलर टैक्सेशन में होते तो आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट आता 1 लाख, और अगर आप मैट के हिसाब से जा रहे हो तो सपोज आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट आया है 1,10,000, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इधर। अगर आप रेगुलर में होते तो आपको 1 लाख का ही फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता, लेकिन क्योंकि आप मैट में आ गए हो तो आपको यहाँ पर सपोज आप ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर पा रहे हो, ठीक है, क्लेमिंग की बात हो रही है। क्रेडिट तो ऑफकोर्स सेम रहेगा, दोनों जगह सेम रहेगा, बट आप क्लेम जो है वो ज्यादा कर पा रहे हो अगर आप मैट के हिसाब से पे कर रहे हो टैक्स। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल पा रहा है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पा रहा है, जितना आप ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर पा रहे हो क्योंकि आप मैट के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हो। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दिस इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट दैट यू आर क्लेमिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि रेगुलर में आप 1 लाख क्लेम कर पाते, लेकिन आप मैट में 1,10,000 क्लेम कर पा रहे हो, तो जितना आपको एक्सेस क्लेम हो पा रहा है that particular amount will be your not eligible to be carried forward। तो वापस हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट टर्म्स भी हमें समझ में आ जाएंगे। क्या कहा गया है, The amount of tax credit in respect of MAT shall not be allowed to be carried forward to the extent such credit relates to the difference between the amount of foreign tax credit allowed against MAT and foreign tax credit allowable against the tax computed under regular provisions। तो आपको MAT में जितना क्रेडिट मिल रहा है और आपको रेगुलर में जितना क्रेडिट मिल रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, इतना आप आगे नहीं ले जा सकते, वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। लास्टली, अ कंपनी विच हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA, तो आपने 115 BAA अगर ऑप्ट कर लिया तो हम वापस पढ़ चुके हैं ये कहीं ना कहीं कि इनके ऊपर मैट अप्लाई नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी हमने, क्योंकि आपके ऊपर अब मैट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो भी आपका क्रेडिट है वो अगर कोई कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप मैट से क्या हो गए, बाहर हो गए। सो क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट अगले 15 असेसमेंट ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो इट इज टू बी अलाउड to be carried forward for 15 assessment years succeeding the assessment year in which it became allowable। वहां से 15 साल कब अलाउेबल रहेगा, तो उस साल अलाउेबल रहेगा जिस साल आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा है, और उतना ही अलाउेबल रहेगा जितना आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट की केस में क्या होगा वो हमने बात करी। एंड लास्टली, अगर आप 115 BAA में आ जाते हो तो एप्लीकेबिलिटी मतलब आप यहाँ से बाहर हो जाओगे, फिर मैट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। So with these 2 lectures we have completed the whole concepts of MAT। आप अच्छे से और समझिए इसे, it is very important for the examination point of view and plus practically, दोनों point of view से बहुत important topic है ये। So कहीं पर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या questions में कहीं problem आ रही है, feel free to contact। All the best।